जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद नतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो आपके सामने लेक्चर लेके आए हैं वो इकोनॉमिक्स का 7वां लेक्चर है। दोस्तों इसमें आपको हम पढ़ाएंगे बैंकों का विलय। जैसा कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मैंने आपको टोटल समझा दिया था दोस्तों कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है, क्यों और लोगों को क्या फ़ायदा होता है, सरकार को क्या फ़ायदा होता है, विधिवत मैंने बताया था। जिसमें मैंने ये समझा दिया था कि अब तक यानी स्वतंत्र भारत के बाद से लेकर अब तक टोटल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, तो 30 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। दोस्तों जब तक हम जानेंगे नहीं कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उसके बाद अगर हम मर्ज को पढ़ेंगे यानी बैंकों के विलय के बारे में पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब आगे हम पढ़ाएंगे बैंकों का विलय के बारे में। दोस्तों उससे पहले कुछ नाम लेना चाह रहे हैं जिनके नाम हैं, जिन लोगों ने रिप्लाई किया पिछले बार उन लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है। जैसे नाम है सुमन गुप्ता जी हैं, दीपक गुप्ता जी हैं, सुमन मिश्रा जी हैं, रतन पाल जी वेरी गुड, एहतशाम शाह जी हैं और सुप्रिया राज जी हैं, कनिष्क कटारिया जी हैं, कनिष्क गौतम जी हैं, अली जी हैं। दोस्तों इतने लोगों ने रिप्लाई किया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रिप्लाई आया आप लोगों का, ऐसे ही रिप्लाई करते रहिएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। प्रश्न का उत्तर अगर पता हो नहीं पता हो तो गूगल में जाके सर्च करिएगा और उसका रिप्लाई देने की कोशिश किया करिए। जब एक बार आप कोई प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो आपके माइंड में सेट हो जाता है, वो आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्तों बात करेंगे बैंकों के विलय के बारे में। बैंकों का विलय, ठीक है। बैंकों का विलय क्यों किया जाता है दोस्तों? बैंक अब आप समझ में आता होगा कि बैंकों के विलय से क्या नुकसान होता है, क्या फायदे होते होंगे, यही सोच में आ रहे हैं। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा, बैंकों का जब भी कभी विलय होता है तो हम सभी के मन में एक प्रश्न ये आता है कि बैंकों का विलय क्यों किया जाता है। हर इंसान चाहता है कि हमारे बैंकों की शाखाओं के विस्तार हो, ढेर सारे बैंक खुले। तो सरकार क्यों नहीं चाहती है? सरकार क्यों नहीं चाहती है कि ये बैंकों का विस्तार हो? दोस्तों गलत सोचते हैं आप। क्यों? मैं बता रहा हूं। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन सोचिए ना, तर्क देखिए जरा सा। आपको पता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। पता है सबको, एकता में बल है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आज हम समझाने जा रहे हैं कि क्यों बैंकों का विलय किया जाता है, उससे सरकार को क्या फायदा होता है, उससे जनता को क्या फायदा होता है, सरकार क्यों करना चाहती है इसको। अब बात समझिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको। मान लिया एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। क्या नाम है जिसका? देना बैंक। एक बैंक इधर है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छी बैंक है, ये भी कोई कम नहीं है। लेकिन बात समझिएगा, मान लिया इसकी कुल पूंजी है, कुल पूंजी का मतलब जितना इसके पास अधिकृत पूंजी है वर्तमान समय में जितना है, उसको मान लीजिए मोटी मोटा कि 50,000 करोड़ या 1,000, मोटी मोटा ऐसे मानिए 1,000 करोड़ रुपए इसकी टोटल पूंजी है। और वहीं ये बीओबी है, थोड़ी बड़ी बैंक है, तो ये बड़ा बैंक है, तो ये क्या हो जाएगा 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ ये लिख दे रहे हैं दोस्तों। देखिए ध्यान समझिएगा क्यों किया जाता है। 15,000 करोड़ रुपए हैं। अब दोस्तों इनके पास मान लिया टोटल ऑल ओवर इंडिया मिला के कम से कम मानिए तो 1,000 ब्रांच हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1,000 ब्रांच। 1,000 ब्रांच। वहीं इसके पास मान लिए टोटल, इनके पास मान लिए 1,000 ब्रांच। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि बैंकों का विलय करना क्यों जरूरी होता है और क्यों किया जाता है। 1,000 ब्रांच। अब दोस्तों जो ब्रांच है यानी जो शाखा है, उन शाखा का वो रेंट तो देता होगा बैंक रेंट देता है। लेकिन दोस्तों समझिएगा, अब मान लिया रेंट, अगर एक शाखा का, ये शाखा है या ब्रांच है, इसका रेंट कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये है। तो दोस्तों 1,000 ब्रांच है, 1,000 ब्रांच में 40,000 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 4 करोड़ रुपया सिर्फ क्या खर्च हो रहा है इसमें? किराए पर। यानी 4 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है किस पे? किराए पर। 4 करोड़। ध्यान रखिए दोस्तों। अब वही इनकी बात कर लेते हैं। यहां भी ऐसे ही मान लीजिए मोटी मोटा कि एक शाखा का जो किराया होता है वो 40,000 रुपया गुणे 1,000 आ जाए कितना? 40
4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपए, ठीक है। ये 4 करोड़ रुपए हो गए दोस्तों। अब समझिएगा कि ये जो 1000 करोड़ रुपए की इनकी कुल टोटल अधिकृत पूंजी है, इनके जो एक एक शाखा है उसमें 1000 शाखा है। उस 1000 शाखा में कम से कम एक शाखा में 20 एम्प्लॉय होते हैं काम करने वाले। तो मान लिया टोटल अगर शाखा बात करें तो 20,000 एम्प्लॉय हो जाएंगे। जब 1000 है, इसमें शाखा है यानी ब्रांच है, उन एक ब्रांच में 20 एम्प्लॉय हैं, उसी में मैनेजर को मान लीजिए, सीईओ को जो भी मानना हो सबको मान लीजिए, चाहे जितने भी मिनिमम आपका उनकी सैलरी मान लीजिए तो कितनी हो जाएगी, 40,000 सैलरी मान लीजिए। 40,000 सैलरी मानते हैं तो इनकी टोटल और कितने, एक शाखा में कितने एम्प्लॉय हैं, 20। जब 20 हो जाएंगे तो 1000 ब्रांच में 20 हो जाएंगे तो यहाँ पहले अब 2 3 यानी 20,000 एम्प्लॉय। 20,000 जब एम्प्लॉय किसमें गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 4 3 7, 2 4 6 4 4 8 यानी क्या, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 80 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है किस पे, यहां पर एम्प्लॉय को सैलरी देने में। ठीक है, जितने भी वर्कर हैं, जितने काम करने वाले हैं, जितने मैनेजर, सबको मिलाकर अगर सैलरी की बात करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 80 करोड़ रुपए दोस्तों। 80 करोड़ ये, 4 करोड़ ये रुपए, तो कितने हो जा रहे हैं टोटल हो रहे हैं 84 करोड़। यानी 84 करोड़ रुपए यहां खर्च हो रहा है, 84 करोड़ रुपया यहां पर, 84 करोड़ रुपए यहां, 84 करोड़ रुपए यहां पे खर्च हो रहा है। अगर दोनों का कैलकुलेशन कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 168 करोड़ रुपया। 168 करोड़ रुपया हो रहा है दोनों के खर्च में, जबकि एटीएम का मैंने जोड़ा ही नहीं है। अब बात समझिए दोस्तों, जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो कभी कभी आप लोग मैक्सिमम देखते होंगे कि अगर यहां पर एक बैंक शाखा है तो एक, अगर मान लिया मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है मेरे करीब, अब उसके आधे किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहां मिलता है देना बैंक का। फिर कुछ आगे जाते देखते हैं तो पता चला कि नीचे वाले फ्लोर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ऊपर वाले फ्लोर पर देना बैंक है। तो जो नीचे वाले फ्लोर पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, और जब दोनों एक हो जाएंगे तो ऊपर देना बैंक खोलने की जरूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब वहां पे कोई जरूरत ही नहीं है बैंक की, अब वो सारा काम देना बैंक ऑफ बड़ौदा में ही होगा। अब आप सोचते हो कस्टमर कहाँ जाएगा, कस्टमर परेशान हो जाता है यार कि जब बैंकों का विलय हो गया, बैंक तो यार इक्के में हो गया, तो हमारा सारा हमारे पास पासबुक है, देना बैंक का है, तो क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आप जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा वाले के पास, वो कहेगा हाँ सर लाइए लाइए क्या काम है, तो आप कहेंगे मुझे पैसे निकालने, निकल जाएगा, नहीं कहेंगे यार क्यों नहीं निकलेगा, कहेगा नहीं यार बैंकों का विलय हो गया, तो हम सोचे कि नहीं निकल पाएगा, वो कहेगा सर ऐसी कोई बात नहीं है, बैंक का विलय हो गया है लेकिन आपका पैसा मिल जाएंगे। तो क्या करेगा, पैसे निकाल दे देगा, कोई पैसा जमा करने वाला वो भी काम करेगा। वो बात अलग है कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, जो वहाँ के वर्कर होते हैं काम करने वाले, उनके थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन काम करने के लिए उनको रखा गया है, ये भी बात है। अब सोचिए ये जो यहाँ पर एम्प्लॉय बचे, कितने 20,000 कार्यकर्ता बचे, ये जाएंगे कहाँ, लोगों को ये समझ में आता है कि ये कार्यकर्ता जाते कहाँ हैं, जाएंगे कहाँ। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे देश का विकास तभी होगा जब हमारे देश का एक एक नागरिक शिक्षित होगा और एक एक नागरिक अपना इनकम टैक्स जमा करेगा, उसके बाद वो व्यापार में लगेगा, तब भी हमारे देश का ग्रोथ होगा। मतलब कहने का सिंपल सी फंडा है कि देखो भाई, शहर में खुला, शहरी लोग क्या है पैसे डालें, गांव में लोग क्या करते हैं पैसे अपने तिजोरी। ठीक है दोस्तों, तो यानी उसी बैंक की सरकार क्या करेगी, बैंक खोलेगी। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, सरकार मतलब मैंने ये समझाया आपको, मैंने ये बताया कि देश का विकास जो है तभी होगा जब हमारे देश का एक एक नागरिक शिक्षित होगा। अब आपको ये समझ में आ रहा है, शिक्षित का मतलब कि बीए ग्रेजुएशन एमए एमकॉम पूरा क्वालिफाइड हो जाए तभी, यार तब तो होता ही होता है, लेकिन कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि बैंक में वो जाके कुछ कर सके, लिखा पढ़ी कर सके, हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाई कर सके। यानी कि ऑल ओवर मिला के क्या करना है, उसको देश के विकास में वो सहयोग देना है उसको। अब अगर गांव में खुल गया तो गांव वाले जाएंगे उसमें पैसे जमा करेंगे। जब बहुत से इतने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं कि वो पैसे नहीं जमा करते, वो तिजोरी में छिपा के रखते हैं, तो क्या होगा, वो पैसे वो देखा जाए तो वो ब्लैक मनी होता है। एक साथ देखा जाए, जब तक सरकार को टैक्स, जिस पैसे का सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता है, वो टोटल क्या कहलाती है, ब्लैक मनी कहलाता है। तो दोस्तों ब्लैक मनी, अब जब हम सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार क्या करेगा, सरकार हमारे देश का विकास करेगा, विकास का मतलब होता है रोड भी बनवाती है,
सरकार क्या करती है, रोड बनवाती है। अब उसके तहत और भी ढेर सारे वो क्या करते हैं, औद्योगिक इकाइयों को खोलती है, जिसके ज़रिए लोगों को काम मिलता है। जब लोगों को काम मिलेगा, उनसे उनका ग्रोथ रेट अच्छा होगा, तो उससे जो अर्निंग होगी वो भी इनकम टैक्स में जमा करेंगे। वो इनकम टैक्स में जमा करेंगे, सरकार हमारे प्रशासनिक लेवल पर अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद साथ साथ फिर हमारे इंडियन आर्मी को सुदृढ़ करती है, वो पावरफुल बनाती है। जब पावरफुल बनाती है तो फिर हमारे देश की सीमा सुरक्षित हो जाएंगे। जब देश की सीमा सुरक्षित हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, विदेशी जो सेनाएं हैं, जो विदेश के लोग हैं, जो दुश्मन सेना है, वो हमारी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार बहुत मजबूत देश है। तो दोस्तों इससे हमें फ़ायदा होता है। आप लोग कतई ये ना सोचिएगा कि एम्प्लॉय जाते कहाँ। अच्छा, कभी आपने सुना है कोई बैंक में काम करने वाला आदमी था, तो बैंक अभी जैसे अभी हाल ही में इतने बैंकों का विलय हुआ, 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंकों में कर दिया गया। आपको क्या पता चला है क्या कि कोई आदमी की नौकरी गई है? कोई आदमी की नौकरी नहीं जाती। इससे दोस्तों याद रखिएगा इस बात को। अब इस बात से ये समझ में आ गया होगा कि जब अब सोचिए ना कि मेरे पास 2 दुकानें हैं, मेरे पास 2 दुकान है, दोनों पास पास में हम खोल लें, हम ही सरकार, मतलब मेरा ही दुकान है, हम दोनों पास पास में खोल लें, हमें कोई फायदा होगा? अब 2 आदमी मत समझिए कि देना बैंक अलग है, SBI अलग है, कभी मत समझिए, क्योंकि वो भी सरकारी बैंक है, देना बैंक भी सरकारी है। जैसे PNB बैंक सरकार, SBI बैंक, दोनों पास पास खोल दिया जाए तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि पब्लिक तो उतना ही है, मान लिया 10,000 पब्लिक है, 10,000 पब्लिक है, 5,000 वहाँ जा रही, 5,000 वहाँ जा रही है। लेकिन वही PNB बैंक हटा के वहाँ खोल दिया जाए जहाँ पर बिल्कुल कोई एक भी बैंक नहीं है, तो क्या होगा? अब वो 10,000 जो पब्लिक कहाँ जाएगी? बैंक वही SBI बैंक में जाएगी। तो SBI बैंक में जब पब्लिक जाएगी तो क्या होगा? वहाँ पर हमारा उसकी अर्निंग, मतलब वहाँ पे जब डिपॉजिट करेंगे या लोन लेंगे तो हमारा उसका रेशियो अच्छा निकलेगा, उसका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा निकलेगा, उसकी जो है कैपेसिटी अच्छी निकलेगी। फिर क्या होगा? वहाँ के लोग जब जमा करेंगे तो हम, जब वो पैसे बचेंगे तो हम और जगह बैंक खोलेंगे, गाँव में बैंक खोलेंगे, उससे गाँव के लोग को जागरूक करेंगे तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि सरकार उस पैसे के देश की सुरक्षा में लगाएगी। देश की सुरक्षा में लगाएगी तो फिर हमारे देश की सुरक्षित, जब देश सुरक्षित होता है तो फिर हम कहलाते हैं विकसित देश, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग अभी विकासशील देश में की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करें, ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया। अब समझिएगा कि देश में पहला विलय कब किया गया था। दोस्तों एक डेट याद करिएगा, 1 अप्रैल, न भी 1 अप्रैल याद करिए तो याद करिएगा, वर्ष 1993 में सबसे जो पहला विलय हुआ था वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था। किसका विलय दोस्तों? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का। मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए, अभी तक मैंने सिर्फ एग्जाम्पल ही लिखवाया है आपको। देखिए, लिखिएगा, देश का पहला विलय वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। दोस्तों जब न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय PNB में किया गया, पंजाब नेशनल बैंक में किया गया, तो मैंने ये समझाया था आपको कि प्रीवियस जब 6वां लेक्चर था मेरा, उस लेक्चर मैंने कहा था कि टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई थी? 30 हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, 30 में से 1 घटा दिए, कितना हो गया? 29 बैंक हो गया। अब दोस्तों बात समझिएगा, अब एक डेट आता है कि वर्ष 2008 में, यानी 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय SBI में कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय, लिख दीजिए, सौराष्ट्र का विलय SBI में किया गया, ठीक है ना। जब सौराष्ट्र, यानी कि अब देखिए क्या था, ये SBI ग्रुप के बैंक थे। मैंने समझाया था आपको कि 7 ऐसे बैंक हैं जो SBI ग्रुप के बैंक कहलाते हैं। उसमें SBI भी एक हो गया तो 8 हो गया। कौन कौन से? बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ठीक है दोस्तों। ये सभी क्या कहलाते थे?
एसबीआई के ग्रुप यानी समूह बैंक कहलाते थे। अब उसमें से एक ग्रुप तो उसका खत्म हो गया, तो टोटल सरकारी बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 29 में से एक घटा दिया तो कितना हो गया? 28 बैंक हो गए। अब बात करते हैं फिर 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को या 10 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय एसबीआई में किया गया। दोस्तों जब इसका विलय कर दिया गया तो अब कितने हो जाएंगे टोटल बैंकों की संख्या? टोटल जो बैंकों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 27। 28 माइनस 1 इक्वल टू 27। दोस्तों ये 27 बैंक हो गए 2010 में, ठीक है ना। अब एक चीज, एक डेट याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, एक डेट याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2017 को जो एसबीआई के 5 समूह बैंक बच रहे हैं, एसबीआई के 5 समूह बैंक बच रहे हैं, अब उनके नाम लिख दे रहे हैं हम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इन सब बैंकों का विलय करके क्या कर दिया गया? स्पेशली एसबीआई बैंक में विलय कर दिया गया। ऐसे समझिएगा, जब एसबीआई बैंक में विलय कर दिया गया तो मैंने यहां समझाया आपको कि कितने बैंक है टोटल? 27 बैंक। 27 में से जब 5 हटा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 27 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएंगे 22 बैंक। दोस्तों ये 22 बैंकों को याद रखिएगा, टोटल कितने बैंक हो जाएंगे? 22 बैंक, है ना। टोटल कितने बैंक हो जाएंगे? 22 बैंक हो जाएंगे। अब एक डेट और याद रखिएगा दोस्तों, अब एक डेट और याद रखिएगा। कौन सा डेट? 1 अप्रैल 2019 में भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया, एसबीआई में कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। यानी 1 अप्रैल 2019 को भारतीय महिला बैंक का विलय किसमें कर दिया गया? एसबीआई में। जब एसबीआई में कर दिया जाएगा तो 22 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 में से 1 घटा दिए, कितना आ गया? 21 बैंक। यानी अब कितने बैंक हो गए? 21 बैंक। दोस्तों सीक्वेंस वाइज मैं समझा रहा हूं, आप समझते जाइए, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बात समझिए मेरी बात को। 22 में से 1 घटा दिया, 21 हो गया। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक बैंक का मैंने नाम लिखवाया था आईडीबीआई, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। ये प्राइवेट बैंक था, लेकिन वर्ष 2004 में इसके सरकार ने इसके अधिकतर हिस्सेदारी खरीद ली, ठीक है ना। हिस्सेदारी खरीदने के बाद क्या किया? इसको सार्वजनिक बैंक घोषित किया। सार्वजनिक बैंक यानी सरकारी बैंक। लेकिन दोस्तों ये थी औद्योगिक विकास बैंक, यानी उद्योगों को कर्ज देने वाली बैंक थी, कर्ज देने वाली बैंक थी। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों ने कर्ज तो लिया लेकिन दे नहीं पाए, तो ये डूबने लगी। जब डूबने लगी तो एक डेट आया, उस डेट का नाम नोट करिएगा आप लोग, 21 जनवरी। दोस्तों उस डेट का नाम आएगा 21 जनवरी 2019 को एलआईसी ने इसके अधिकांश हिस्सेदारी यानी 51% आईडीबीआई फुल फॉर्म मैं फिर लिखवा दे रहा हूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के हिस्सेदारी को खरीद लिया। किसने खरीदा? एलआईसी ने। जब आईडीबीआई ने इसके 51% हिस्सेदारी खरीद लिया तो क्या हो गया? इसके शेयर को 51%
शेयर को खरीद लिया तो अब ये क्या कहलाएगा, एक प्राइवेट बैंक कहलाएगा। क्या कहलाए, ये प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक जब कहलाया तो एक क्या, 21 में से एक घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल बैंकों की संख्या, 20। दोस्तों कितने हो गए टोटल, 20 हो गए। 22 में से एक घटा दिया कितना हो गया, 21 हो गया। 21 में से एक घटा दिया कितना हो गया, 20 हो गया। अब दोस्तों बातों को याद रखिएगा कि एक डेट आया 1 अप्रैल 2019 में देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। जब दो बैंकों का विलय एक बैंक में कर दिया गया तो दो बैंक कम हो गए, तो 20 में से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 18 बैंक। 20 में से एक घटाया, टोटल कितने आ गए, 18 बैंक। दोस्तों मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों बात समझिए, जब प्रदेश का पहला विलय हुआ था, कब हुआ था, वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया पीएनबी में, यानी पंजाब नेशनल बैंक में। दोस्तों प्रश्न पूछता है कभी कभी कि सबसे पहला बैंक जो विलय होने वाला था वो कौन सा, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया। कब हुआ था, 1993 में। तो 30 में से एक घटा दिया, 29 बैंक हो गए। अब देखिए वर्ष 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय कर दिया गया, किसमें, एसबीआई में। जब विलय कर दिया गया तो बैंक कितने बच गया, 28। उसके बाद 2010 में एक बैंक और, यानी बैंक ऑफ इंदौर का विलय किया गया, किसमें, एसबीआई में। तो कितने हो गए, 27 बैंक। अब 27 बैंक जब बचे, उसके बाद एसबीआई समूह के 5 बैंक बचे थे। कौन कौन से, बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ हैदराबाद, यानी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। इन सभी बैंकों को 2010 में विलय कर दिया गया, किसमें, एसबीआई में। जब 5 बैंक कम हो जाएंगे तो 27 में से 5 घटा दिए, कितना आ जाएगा, 22। अब उसके बाद 1 अप्रैल 2019 में भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 में, 1 अप्रैल 2019 नहीं, सॉरी दोस्तों, 1 अप्रैल 2017, दोस्तों याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया, किसमें, एसबीआई में कर दिया गया। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 21 बैंक हो जाएंगे। फिर 21 जनवरी 2019 को एलआईसी ने 51% शेयर खरीद लिए, किसके, आईडीबीआई के। जब 51% शेयर खरीद लिए तो जो ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदता है उसके अधीन में हो जाता है बैंक। तो किसके हो गए, प्राइवेट हो गया। जब प्राइवेट हो गए, सरकार ने उससे अपना हस्तक्षेप हटा लिया, अब वो क्या कहलाया, प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक जब कहलाया तो अब टोटल बैंकों की संख्या कितने हो जाएंगे, 20। अब 20 हो गया तो आपको याद होगा 1 अप्रैल 2019 में देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किया गया, किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। जब बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय कर दिया गया तो टोटल बैंकों की संख्या कितने हो जाएंगे, 20 - 2 18। इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 तक टोटल बैंकों सरकारी बैंकों की संख्या कितनी थी, 18 बैंक टोटल। ठीक है, अब दोस्तों इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, इसका आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए दोस्तों, अब आपको पता ये चल गया कि 18 बैंक कब तक थे, 1 अप्रैल 2020 तक। 1 अप्रैल 2000 यानी 31 मार्च 2020 तक कितने बैंक थे टोटल सरकारी बैंक, 18 बैंक। इसकी घोषणा पहले ही जनवरी में ही या दिसंबर में ही हमारे देश की वित्त मंत्री ने कर दिया था पहले से ही, कि यानी कि 10 बैंकों का विलय होगा। 10 बैंकों का विलय किसमें होगा, 4 बैंकों में, यानी 6 बैंक विलय हो जाएंगे, किसमें, 4 बैंकों में। तो टोटल बैंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो आइए देखते हैं जरा उन सभी बैंकों के बारे में, कौन कौन से बैंक किसमें विलय किया गया दोस्तों। ठीक है, तो लिखिएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का जो विलय किया गया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इतने बैंकों का विलय किया गया, यानी 3 बैंकों का विलय एक बैंक में कर दिया गया। कौन कौन सा बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक का विलय किया गया, यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया, किसमें, पीएनबी बैंक में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किसमें कर दिया गया, पीएनबी में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इंडियन बैंक में
इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया। किसका विलय किया गया? इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया दोस्तों। किसमें किया गया? इंडियन बैंक में। यानी इंडियन बैंक, अब यहां प्लस का निशान लगा लीजिए दोस्तों, यानी इंडियन बैंक में, अच्छा मैं ऐसे लिखवा दे रहा हूं, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया। ये आप समझ गए होंगे, इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया, ऐसे समझिएगा। यानी कि इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक, ऐसे समझिए, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक। अब आगे बात करते हैं कैनरा बैंक। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक में किसका विलय किया गया? सिंडिकेट बैंक। किसका किया गया दोस्तों? सिंडिकेट बैंक। दोस्तों कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का जब विलय कर दिया गया, अब उसके बाद देखिएगा आगे हम बात करते हैं यूनियन बैंक, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो बैंकों का विलय किया गया। उन बैंकों के नाम हैं कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक तथा आंध्रा बैंक, तथा आंध्रा बैंक। अब दोस्तों इससे ये समझ में आ रहा है, देखिए, यानी हमने कहा 10 बैंकों का विलय किया गया। अब ऐसे समझिए, एक बैंक ये, आप यहां पे इसको इंडिकेट करते जाइए, मान लिया, देखिए एक बैंक, ये दूसरा बैंक, ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तीसरा बैंक, ये हो गया हमारा इंडियन बैंक चौथा बैंक। इंडियन बैंक में किसका विलय किया गया? इलाहाबाद बैंक का। तो ये पांचवा बैंक, भाई ये सब पुरानी बैंक है। इलाहाबाद बैंक कब है, कब की है ये? 1865 में। कैनरा बैंक छठा बैंक हो गया। सिंडिकेट बैंक सातवां बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आठवां। नौवां यानी कॉर्पोरेशन बैंक 10वां हो गया आंध्रा बैंक। यानी आंध्रा बैंक का विलय किसमें किया गया दोस्तों? आंध्रा बैंक कर दिया गया यूनियन बैंक में। कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किसमें कर दिया गया? यूनियन बैंक में। जब 10 बैंकों का आपस में विलय किया गया तो बनाया गया कितने बैंक को? 4 बैंकों को। 4 बैंकों को बना दिया गया। तो दोस्तों ऐसे ध्यान रखिएगा कि 6 बैंक खत्म हो गए, 6 बैंक ऐसे समझिए खत्म हो गए। तो 12 बैंक टोटल थे, 18 बैंक टोटल। कितने बैंक थे दोस्तों? 18 बैंक। 18 में से घटा दिए 6 को, तो 6 को घटाएंगे तो टोटल बैंकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 12। यानी क्या हम कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में कुल सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है। अब बात समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को कि टोटल अब सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12। इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, और जब जब अपडेट होता रहेगा हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिएगा, हम इसको अपडेट करते रहेंगे। अभी हाल में जब 12 वो बने हैं तो लोगों ने ये सोचा कि इतने बड़े बैंक का अगर विलय हो जा रहा है तो लोग क्या करेंगे या कहाँ जाएंगे। ऐसा कुछ तो देखने को मिला नहीं, किसी को नौकरी से निकाला नहीं गया अभी तक, हमें जहाँ तक लग रहा है। और हम लोग अपडेट भी रहते हैं तो किसी को नहीं निकाला गया, सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में लगा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये बता दिया कि टोटल बैंक कितने थे। 30 बैंकों का विलय करके धीरे धीरे करते हमने कितने बैंक बना दिए? 12 बैंक। अब 12 बैंक यानी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। अब हमारे पास जब एक समूह में रहेंगे तो क्या करेंगे? बड़ा काम करेंगे तो शहरों में भी काम करेंगे, देहात में यानी गाँवों में भी काम करेंगे। जब गाँवों में काम करेंगे तो हमारे देश का विकास होगा। जब विकास होगा तो हम लोग कहलाएंगे विकसित देश। तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग एक विकासशील देश हैं, हम लोगों को होना पड़ेगा, यानी कि विकसित देश बनना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों ये रहा हमारा मर्जर, यानी बैंकों का विलय, यानी बैंकों के विलय के बारे में हमने विधिवत बताया आपको। दोस्तों अगला प्रश्न जो मेरा रहेगा वो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न रहेगा मेरा, ये बताइए कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।